चंद्र साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो चंद्र, फरीदाबाद में जो मेयर पद के चुनाव होने हैं, उनका प्रभार इनको दिया। क्योंकि दिल्ली में जो काम हुए हैं, जो एक ऐतिहासिक काम हुए हैं जिसको दुनिया भर ने सराहा है, पंजाब में आपने एक बदलाव देखा, लोगों में एक आशा की किरण दौड़ी। नमस्कार, मैं महेंद्र डागर, राष्ट्रीय श्रमिक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाईपास रोड पर और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित सुलझे हुए कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं, और जो कि आजकल फरीदाबाद में जो मेयर पद के चुनाव होने हैं उनका प्रभार इनको दिया गया है। जस्ट अभी गोवा से लौट कर आए हैं और गोवा में भी काफ़ी अच्छा इनको वोट बैंक मिला है। आइए जानते हैं कि फरीदाबाद के अंदर इनकी क्या तो रणनीति रहेंगी और कितना इन्होंने अभी तक जो परिवार का दायरा है आम आदमी पार्टी का, वो कितना इन्होंने अभी तक बढ़ाया है और आगे की रणनीति क्या रहेंगी। चंद्र साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो चंद्र साहब, गोवा में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा वोट बैंक लिया, पंजाब में अपनी सरकार बनाई। अभी हरियाणा को लेकर, जैसे पंजाब का पड़ोसी राज्य है, हरियाणा को लेकर आपकी क्या क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, हरियाणा अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ, बहुत बड़े एक होप के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो काम हुए हैं, जो एक ऐतिहासिक काम हुए हैं जिसको दुनिया भर ने सराहा है, दुनिया भर के फ्रांस, यूएस, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, वहाँ के नेताओं ने, प्रेसिडेंट आए हैं, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने स्कूल्स की, अस्पतालों की काफ़ी सराहना की है। उसी तरह हमारे देश भर से बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ के चीफ मिनिस्टर आकर और उन्होंने उसका विज़िट किया है और बोला है कि भाई वो अपने प्रदेश में भी इस कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे। तो उस ऊर्जा की वजह से पंजाब में आपने एक बदलाव देखा, लोगों में एक आशा की किरण दौड़ी। तो उस आशा की किरण से वहाँ सरकार बनी और वहाँ पे मात्र 18-20 दिन हुए हैं वहाँ पे सरकार बने हुए हैं और ऐतिहासिक काम वहाँ पे होने शुरू हो गए हैं, जो भगवंत मान जी हमारे सीएम साहब हैं उनकी अध्यक्षता में और केजरीवाल जी के मार्गदर्शन से। अब उसी सारे काम को लेकर, उसी सारी ऊर्जा को लेकर हरियाणा में बहुत आशा का माहौल है। और रोज़ाना आप देखोगे हर जगह, हर ज़िले में, हर जगह बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल और जो पुराने एक्टिविस्ट रहे हैं, राजनीतिक लोग रहे हैं, सभी वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग जुड़ रहे हैं और हरियाणा में बहुत अच्छा उम्मीद है और एक बदलाव निश्चित है। अगर हम पंजाब की बात करें, विपक्ष में जो खड़े थे, आपकी लड़ाई जिसकी हुई थी कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी का वहाँ पे इतना ज़्यादा जनाधार नहीं था। लेकिन अगर उसके बाद आते हैं हम हरियाणा के ऊपर, हरियाणा में बीजेपी सत्ता में बैठी है, कांग्रेस का भी अपना अच्छा वर्चस्व है यहाँ पर, और पिछले विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बनकर उभरी दुष्यंत चौटाला जी की, अजय चौटाला जी की। तो आप किसको मुख्य रूप से अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, पंजाब में आपने सही कहा कि कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरह सबने देखा कि एक मोबाइल रिपेयर करने वालों ने भी, जो कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के जो सीएम थे चन्नी साहब, उनको धूल चटाई और दूसरी सीट पर वो, जैसा केजरीवाल साहब ने लिख के दिया था कि 50,000 से हारेंगे और वो करीब 50,000 से हारे। तो आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन जो बीजेपी थी वो बीजेपी पूरी ताकत से लड़ी थी वहाँ पे। बीजेपी कम से कम भी 30 से 35 सीटों पे वहाँ लड़ी थी और सभी पे उसकी जमानत जब्त हुई है। तो आप ये देख लीजिए कांग्रेस कैसे साफ़ हो गई, बीजेपी की जमानतें जब्त हो गई बुरी तरह। ठीक है, अब आते हैं हम दिल्ली पे। दिल्ली के अंदर 28 सीटों के साथ, दिल्ली के अंदर 28 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई थी 2013 में। फिर जो सरकार षड्यंत्र के तहत बनवाई गई थी, प्रेशर बना के, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर और उन्हीं कांग्रेस बीजेपी ने मिलके फिर सरकार नहीं चलने दी, हमें अच्छे काम नहीं करने दिए। तो हम जनता के पास गए और हमने उसको लात मार दी, ठोकर मार दी कुर्सी को। उसके बाद 2015 में और फिर उसके बाद 2019 में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से आई, हमारे काम की वजह से आई। केजरीवाल साहब ने भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर आपको लगता है कि हमने काम किया है आपके लिए तो हमें वोट दीजिए, और आपको नहीं लगता कि हमने वो काम किया है तो मत दीजिए। तो वो उन्होंने साफ कह दिया था। इस तरह आज तक हुआ नहीं, इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सीएम कहें कि आपको लगता है कि काम किया। क्योंकि लोग, पार्टियां तो झूठ बोलकर, बहका कर वोट खींच रही हैं और खींचना जानती हैं। तो ऐसे में एक अलग तरह की राजनीति, वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत है। अब आते हैं हम हरियाणा के अंदर। हरियाणा में आपने जेजेपी का नाम लिया। जेजेपी अपने परिवार से लड़के, ठीक है, उनका अंदरूनी मामला है कि कौन असली उसका
उत्तराधिकारी है कौन नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जिन जिन कंसेप्ट्स को, जिन जिन आशाओं को, जिन वादों को वो लेकर आगे बढ़े, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि पेंशन का उन्होंने मुद्दा उठाया, तो पेंशन में उन्होंने कहा कि 5100 हम पेंशन देंगे। आज कितनी पेंशन है? 2000 थी, अभी 2500 हुई है। तो मतलब झूठ, ऐसे अनेकों झूठ उन्हें बोले। आज सभी को मालूम है कि जेजेपी क्या कर रही है, वो सिवाय पैसे लूटने के कुछ नहीं कर रही है। यहाँ के उद्योग पर और यहाँ की जनता की जो नौकरी पेशा है, बाहर से आए हुए जो प्रवासी हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ये इनका जो चुनावी दांवपेच था, या फिर इसका असर अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है इसका? देखिए, ये चुनावी जुमला है, ठीक है। जो काम करने वाले हैं वो काम कर रहे हैं। हरियाणा के लोग दिल्ली जाके भी काम कर रहे हैं, हरियाणा के लोग नोएडा जाके भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और बाहर से आके लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो एक देश है, ठीक है। इसमें ये तो एक स्टंट है, इस आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। जो लोग काम करने वाले वो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जहाँ उनको ऑप्शन मिल रहा है, दिल्ली में, एनसीआर में, जहाँ पे भी उनको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये तो एक चुनावी जुमले हैं, चुनावी स्टंट है, इनका कुछ फ़ायदा ना इनको मिल रहा है और ना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अभी आप कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें, आज पूरे देश में कांग्रेस एक पार्टी नहीं बनकर रह गई है। कांग्रेस एक बीजेपी की बी पार्टी बनकर रह गई है। जहाँ भी बीजेपी को जीतना होता है, वहाँ कांग्रेस को वो मजबूती से आगे बढ़ाती है। क्यों? आप देखिए, रीज़न इसका समझते हैं। एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, एक तरफ मोदी जी हैं। आपको क्या लग रहा है पिक्चर में? क्या लग रहा है आपको? कौन बड़ा लग रहा है, कौन छोटा लग रहा है, या फिर कौन ताकतवर लग रहा है, कौन कमज़ोर लग रहा है? तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। अगर लोग, जनता परेशान हो जाती है, अच्छा चलो, लोग कहते हैं कि चलो मान लिया बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी ने सिर्फ बंटवारे की राजनीति की, बीजेपी ने डर की भय की राजनीति की, बीजेपी ने जाति धर्म की राजनीति की। अच्छा, तो मोदी जी नहीं तो कौन? खट्टर जी नहीं तो कौन? तो फिर वही वो बड़ी पिक्चर दिखा दो, उसके सामने एक अदना सा बौना सा दिखा दो, जो आदमी एंड में आके बोले अच्छा चलो मोदी जी को दे देते, ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं देश के अंदर। केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी जैसे एक नई आशा की किरण सामने आई है, जिन्होंने बातें करके नहीं, परफॉर्म करके अपने आप को प्रूव करके सामने आए हैं। तो लोगों को देखिए, दो विचारधाराएं हैं, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। अगर कांग्रेस गांधी के साथ चलती, जिसको कहते हैं वो गांधी इज कांग्रेस, कांग्रेस इज गांधी, अगर वो कांग्रेस गांधी के साथ चलेंगे तो ऑलरेडी वो उनका कर्व आपको पता है नीचे नहीं जा रहा, उनका सीधा धरातल में घुस चुका है। और अगर वो नॉन गांधी के बीच जाते हैं, कल को समझ लीजिए कि किसी नॉन गांधी को प्रेसिडेंट बना देते हैं, तो उनके ठेकेदार इतने सारे कांग्रेस के, फिर नॉन गांधी में कम से कम 500 उनके लीडर हैं। ये तो हर पार्टी में होते हैं, दावेदारी हर कोई करता है। नहीं, दावेदार नहीं, देखो दावेदारी करना अलग होता है, तोड़ देना अलग होता है। पहले भूत काल में भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको इतनी तवज्जो नहीं मिली, उन्होंने पार्टी को तोड़ा। एनसीपी जैसी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस जैसी, ऐसी बहुत पार्टियां बनी हैं। और अभी आगे देखिए, आगे चिदम्बरम जी हैं, सिब्बल जी हैं, आगे इतने सारे लीडर हैं, तो सलमान खुर्शीद हैं, ठीक है, और जयराम रमेश हैं, और इतने सारे लीडर हैं। 500 लीडर हैं, 500 पार्ट में टूट जाएगी। तो कांग्रेस तो होप है ही नहीं ना। कांग्रेस जब भी कांग्रेस कुछ करने की सोचती है कि अच्छा चलो रिवाइव करते हैं कि बहुत हो गया मोदी जी की बी टीम बनकर, वो तभी मोदी जी उनको फाइल दिखा देते हैं वाड्रा साहब की। उनके स्केलेटन इतने सारे हैं, उनके कुकर्म कांड इतने सारे हैं, ठीक है। वो तो कांग्रेस तो फिर कहीं है ही नहीं, उसका नाम लेना ही बेकार है। अगर कुकर्म की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा जी, इन्होंने बहुत दिनों से एक मुद्दा उठा रखा है, 200 करोड़ का नगर निगम घोटाला। इस तरीके के भ्रष्टाचार को कैसे रोक लगाएंगे और बीजेपी को कहाँ पर खड़ा देखते हैं? क्या बीजेपी सरकार कहती है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो आप क्या देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये 200 करोड़ वाले केस की बात है, ये तो एक आई वॉश है। ये 200 करोड़ नहीं, ये 2000-5000 करोड़ का केस कम से कम मिलेगा इसमें, अगर ढंग से जांच हो जाए। और जब ये कांड हो रहा था, जब पैसे खाए जा रहे थे, बिना काम किए पैसे खाए जा रहे थे, और किसी ऑर्डर को एनहेंसमेंट किया जा रहा था, और नकली वर्क ऑर्डर छापे जा रहे थे, तो उस समय पे कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस के पार्षद कहाँ थे? बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी के पार्षद कहाँ थे? ये जो एमएलए आप बता रहे हो नीरज शर्मा जी, ये कहाँ थे? 3-4 साल हो गए इस केस को चलते हुए, ये कहाँ, तब से कहाँ है? जब आज देखा कि भाई अब निगम के चुनाव आने हैं, आगे एमएलए चुनाव भी आने हैं, तो अब सब तरह के काम कर रहे हैं। और दूसरा बात है, ये कॉन्ट्रैक्टर की है।
आपको लगता है क्या कि ये 200 करोड़ या 2000 करोड़ जितना भी ये है, ये अकेले डकार सकते हैं? आपको लगता है? अब जब भी कोई काम का सर्वे होता है तो जेई उसमें इन्वॉल्व होता है, एई इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर एससी इन्वॉल्व होता है, पार्षद एनओसी देता है, कमिश्नर उस पर फाइल पे साइन करता है, पार्षद इन्वॉल्व होता है, उसमें एमएलए इन्वॉल्व होते हैं, सारे नेता, बड़े नेता इनमें एमपी इन्वॉल्व होते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके कोई काम का एनओसी मिलता है और पैसा रिलीज, फंड रिलीज होता है। तो ये बहुत ही गहन जांच का विषय है। इतना बड़ा कांड हमारे फरीदाबाद शहर में हो गया है, चलो 200 ही मान लेते हैं, आगे आगे की बात तो जांच की है। उसमें आज सुनवाई हुई थी, आज आपने भी देखा, पुलिस को रिमांड नहीं मिली है, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो इसको अब हम क्या समझें कि इतना बड़ा गबन हो गया और एक दिन की रिमांड नहीं मिली। पुलिस कहती है कि इसमें अभी कुछ नाम और जुड़ने बाकी हैं। तो कब जुड़ेंगे वो नाम? मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए कि क्या कॉन्ट्रैक्टर अपने आप ही पैसा ले लेता है निगम से, डिपार्टमेंट से? उसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेके जो क्लर्क फाइल लेके जाता है, जेई, एई, एसई और कमिश्नर, पार्षद के एनओसी लगती है, एमएलए, एमपी सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और कैसे ये नाम अटैच होंगे बाद में? पहले क्यों अटैच नहीं हुए अब तक नाम? ये बहुत जांच का विषय है, बहुत बड़ा केस है। या तो ये अब सॉल्व हो जाए ये केस, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसको जन जन तक, घर घर तक ले जाएगी और आंदोलन करेगी इसके लिए। एक एक पैसे की वसूली, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी निगम के अंदर और प्रदेश में हमारी सरकार भी आएगी, हम एक एक पैसे की वसूली कराएंगे। जिन्होंने एक एक पाई खाई है सबको जेल भेजेंगे, देखना आप। अभी निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, 10 दिन में, 15 दिन में, अगले महीने मई के एंड तक कभी भी चुनाव की घोषणा होकर अपने चुनाव होंगे। तो उसमें आप जो अभी अपने परिवार बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी का, उसमें एक मेयर पद के जो चुनाव हैं उसके लिए कोई चेहरा अभी आप किसको मान रहे हैं? पार्टी की एक चेहरा सामने उभर कर आ रहा है, ओपी वर्मा जी, रिटायर्ड एसडीओ नगर निगम से है। ये दावेदारी पार्टी की उनके ऊपर है या फिर वो खुद अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी दावेदारी दिखाने का। ओपी वर्मा जी मेहनत कर रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ और भी अच्छे अच्छे लोग आएँ, एक सब लोग मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाएं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं और अपने लिए काम करें। जो बेस्ट होगा, जो सर्वे में बेस्ट आएगा, उसको मिल जाएगी। छोटी सी। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है कि आप मेयर पद का चुनाव लड़िए और फरीदाबाद का सुधार कीजिए, तो आप क्या चाहते हैं? आपके दिल में क्या चाहते हैं? देखिए, फरीदाबाद में सुधार की तो बहुत गुंजाइशें हैं, क्योंकि सारा शहर टूटा पड़ा है, सारे शहर में धूल ही धूल है, सारे शहर में करप्शन ही करप्शन है। करप्शन हर चीज़ की, हर दिक्कत की जननी है। देखना, अभी पानी की किल्लतें होनी शुरू हो गई हैं, लोग बहुत परेशान हैं। आप देखिए, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। अभी बारिश आ जाएंगी तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, सीवरेज जाम है, नालियाँ जाम है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जहाँ तक मेरे अपनी बात है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। देखो जी, मेरी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएँ आकांक्षाएँ नहीं हैं। मैं पिछले 10-12 साल से, 11 साल से पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। जो पार्टी का आदेश आया उसमें काम कर रहा हूँ, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। पार्टी जो सही समझेगी मेरे लिए वो आदेश करेगी। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें टैक्स पेयर जो होते हैं वो ये लिखकर भेज रहे हैं कि आई एम अ टैक्स पेयर, जो टैक्स मैं दे रहा हूँ देश की डेवलपमेंट के लिए दे रहा हूँ, किसी भी फ्री आइटम की सप्लाई या फ्री बिजली के लिए नहीं दे रहा। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो सरकार के पास जो पैसा आता है जनता का पैसा होता है। अगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उनको सरकारी सुविधाएं हैं, किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं होती है, गेहूँ है, चना है, कुछ भी है, वो फ्री दे रही है, तो टैक्स पेयर कहता है कि मेरे पैसे को फ्री में क्यों बांटा जाए? ठीक है जी, इसमें दो अलग अलग बातें हैं। एक तो टैक्स से क्या हो रहा है और टैक्स कौन दे रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं, जो भी साथी ये कहते हैं ना कि मैं टैक्स दे रहा हूँ और कोई टैक्स नहीं दे रहा है, उनको कुछ भ्रांतियाँ हैं। वो भ्रांतियाँ क्या हैं? देखो जी, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारी सैलरी पे लगता है, हमारी बिजनेस अर्निंग्स पे लगता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारी हर चीज़ पे लगता है। हम चाय भी पीते हैं, उसमें चाय पत्ती पे लगता है, गैस जलाते हैं माचिस से, माचिस की तिल्ली पे लगता है, फ़ोन के रिचार्ज पे लगता है। तो टैक्स तो सभी लोग दे रहे हैं। देश का हर एक नागरिक, अमीर गरीब कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो,
उसके फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बैंक बैलेंस क्या है, उसकी पॉकेट में क्या है, हर एक इंसान टैक्स दे रहा है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका कंट्रीब्यूशन टैक्सेशन में ज़्यादा होता है डायरेक्ट टैक्स से। दैट डजंट मीन कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कम है, नहीं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कहना मेरे ख्याल से गलत है कि भाई मैं ही खाली टैक्स दे रहा हूँ। टैक्स हर एक इंसान दे रहा है। अब बात आती है कि ये टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। आम आदमी पार्टी ये इंश्योर करती है कि जो टैक्स का पैसा सरकार को मिला है, देखिए इससे पहले एक बात और बताऊंगा कि दुनिया भर में आपने देखा जो बड़े बड़े कामयाब देश हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो देश हैं, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जो खुशी का जो एक इंडेक्स होता है, जो कैलकुलेशन होता है, उसमें टॉप में आते हैं, टॉप 5 में होते हैं देश। इन देशों में भी आप देखोगे तो जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में आया वो वापस कर दिया जाता है सर्विसेज के रूप में। तो उसी तरह सिमिलरली आम आदमी पार्टी की सरकार भी हर जगह जहाँ बन रही है, दिल्ली में, पंजाब में और जहाँ भी बनेगी, टैक्स लिया और उस टैक्स के पैसे को जनता को वापस दे दिया सर्विसेज के रूप में। बिजली के लिए, पानी के लिए, अच्छे स्कूल क्वालिटी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा सर्विसेज के लिए फ्री, और महिलाओं को बस सर्विस के लिए, सीसीटीवीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको तीर्थ यात्राओं के लिए। तो यही काम सरकारों का है। कुछ सरकारें तो जो टैक्स का पैसा आया उससे अपने लिए चार्टर्ड फ्लाइट खरीद लेती है, हेलीकॉप्टर खरीद लेती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मेबैक, मर्सिडीज़ खरीद लेती है। और हमारी सरकार उसी पैसे को खुद के घर ना बना के, खुद के बैंक बैलेंस ना बढ़ा के वो जनता को वापस कर देती है। तो इसमें फ्री तो कुछ है ही नहीं। फ्री तो उल्टा सरकारों का दायित्व बनता है कि जनता का पैसा जनता को कि काम आए, जनता की सर्विसेज के रूप में वापस दिया जाए। अभी हरियाणा में क्या पूरी दुनिया में ही सेकंड वेव आई थी। सेकंड वेव के दौरान काफ़ी जगह पर ये देखा गया कि जैसे दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, जो भी आसपास के जितने भी क्षेत्र जहाँ तक हमारी पहुँच गई, कि कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधाओं की कमी रही है। अगर कोई आपदा आ जाती है तो किसी भी राज्य को या केंद्र सरकार को उसको हैंडल करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपका परिवार बढ़ता है, कुछ अदर और स्टेट्स में जाता है, या फिर कोई सेंट्रल में एक मजबूत पार्टी बनकर निकलती है, तो उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए कि सेकंड वेव में सभी ने देखा है कि क्या हुआ है। तो प्रकृति अपना बदला लेती है, प्रकृति कब क्या लेके आ जाए, किस रूप में आ जाए, तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। क्योंकि अभी तक ये भी देखा गया है कि एक इमरजेंसी का जो फंड है या फिर कोई इमरजेंसी के लिए जो हर चीज़ स्टॉक होता है, वो भी कहीं ना कहीं खाली पाया गया। जी, देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा और चिकित्सा पे सरकारें इन्वेस्ट नहीं करती हैं। हम चिकित्सा की बात ले लेते हैं, जो आपने जैसे कोरोना काल की बात की, सबने देखा कि कितना हर किसी ने अपना कोई ना कोई खोया है या अपना कोई जानकार खोया है, तो वो दुख हर किसी ने झेला है। आपके पास भी, हमारे पास भी सैकड़ों हज़ारों कॉल्स आती थी। कुछ को हम मदद कर पाते थे, कुछ को नहीं कर पाते थे। जिसको नहीं कर पाते थे उसके लिए कहीं ना कहीं दिल दुखी होता था। तो ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा मूलभूत बजट होता है चिकित्सा के ऊपर, सरकार का वो 2.25% है, और दिल्ली में अगर आप वो देखेंगे वो 15-16% है। कितना फ़र्क है। हाँ, दिल्ली में भी स्टार्टिंग में दिक्कतें आई, बेड्स हमारे सबसे ज़्यादा थे और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सबसे अच्छा था, हम तैयार हो गए थे। स्टार्टिंग में तो देखिए किसी को नहीं पता था कि क्या रूप लेगी। जैसे जैसे इसने अपना भयानक रूप लेना शुरू किया, दिल्ली सरकार ने इसमें खूब इन्वेस्ट किया, बेड्स बढ़ा दिए, सुविधाएं बढ़ा दी, दवाई बढ़ा दी। और मैं बताऊं आपको, पूरी दुनिया के अंदर होम आइसोलेशन का कंसेप्ट दिल्ली से आया। किसी भी सरकार ने इतना सोचा नहीं था, क्योंकि कभी भी 100% पॉपुलेशन के लिए सरकारें तैयार नहीं होती, तो कुछ परसेंट का प्लान के हिसाब से चलता है। तो उसी में हमारी सरकार ने ये एनालाइज किया, डॉक्टर्स के पैनल से डिस्कशन किया कि सभी को आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको ज़रूरत नहीं है उनको घर पे ही आइसोलेट करके, उनको घर पे रिगरस मॉनिटरिंग के थ्रू दिन में 3 बार कॉल करके डॉक्टर्स उनकी जांच, उनके बात करते थे और उनका स्टेटस रिपोर्ट लेते थे। उनको दवाइयाँ मुहैया कराई जाती थी, उनको दवाइयाँ वहीं पहुँचाई जाती थी, जिससे कि बहुत सारा लोड कम हो गया। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन अपनी नहीं बनाई जाती थी, और उससे पहले तैयार भी नहीं थे। अभी कितने प्लांट्स चालू हो चुके हैं? लगभग हर हॉस्पिटल के अंदर अपना इन हाउस उनका ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है।
अभी हम सरकारी नहीं चाहते, सरकारी अस्पतालों में? सरकारी में भी हमने प्राइवेट के लिए भी मैंडेट कर दिया है। ठीक है, देखो हम नहीं चाहते, हम तो ये कहते हैं भगवान ये ऐसी आपदा फिर ना आए, लेकिन अगर फिर भी आई तो अब दिल्ली बिल्कुल तैयार है। और हम आशा करते हैं कि जैसे चित्र हमने हरियाणा में, यूपी में और बाकी स्टेटों में देखे, ऐसा देखने को ना मिले, क्योंकि राजनीति तो आती जाती रहेगी लेकिन ज़िंदगी एक ही बार ही आती है। तो साथियों, ये हमारे साथ थे आबाद चंदीला जी, जो कि आम आदमी पार्टी के अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं। तो इन्होंने आज हमारे साथ खास बातचीत में देखा कि आपने काफ़ी कुछ बातें शेयर करी। तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए और लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।